Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Language Plus Literature. In today's video, we are diving into the intriguing world of culture and imperialism. We will start with unpacking of these two terms means, and then we will discuss the fascinating connection with the perspective of Edward Said and other great scholars. So without any wasting time, let's get started. कल्चर इज द नेम ऑफ सोशल नॉर्म्स बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ सोसाइटी। कल्चर किसी भी सोसाइटी के रस्म रिवाज, उनके बिहेवियर, उनके रहन सहन को कहा जाता है। और जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो इम्पेरियलिज्म इज अ स्ट्रेटजी टू इनहेंस पावर बाय गेनिंग मोर एंड मोर टेरिटरी। जबकि इम्पेरियलिज्म का मतलब है कि जब एक मुल्क अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए दूसरे मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश करता है और इस तरह से वो अपनी ताकत को बढ़ाता है, अपनी रियासत को, अपनी ज़मीन को, अपने इलाके को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इस चीज़ को हम इम्पेरियलिज्म कहते हैं। Colonialism, on the other hand, is a practice to establish colonies after occupying the land of the specific countries. तो colonialism का मतलब ये है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पे काबिज आ जाता है, वहाँ पे अपना कब्जा जमा लेता है, तो वहाँ पे वो कॉलोनीज बना लेता है और इस दौरान उसे मामले में कि किस तरह से उसने इस मुल्क को लेके चलना है, किस तरह से इस मुल्क पे रूल करना है, तो इस सोच विचार के लिए उसे वहाँ पे टाइम मिल जाता है। तो कॉलोनियलिज्म बेसिकली ये होता है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पे काबिज आ जाता है, वहाँ की जमीन पे वो अपनी कॉलोनीज बनाता है जहाँ पे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से रूल कर रहा होता है। एडवर्ड सैड हैज डिफाइंड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इन दिस लेक्चर कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। और एडवर्ड सैड ने इन तमाम चीज़ों को इस लेक्चर के अंदर यानी कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म के अंदर डिटेल से डिस्क्राइब किया है। He inspected the definition of both culture and imperialism and explained them in detail by citing different writers and their books. He also gives his personal opinion, through which he clears every question from the mind of his listeners. Nevertheless, after defining culture, imperialism, and colonialism, he is very much sure that these things are interdependent. एडवर्ड सईद ने कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से दूसरे राइटर के कामों को और उनके बयानात का भी सहारा लिया है और इसके अलावा उसने अपनी पर्सनल ओपिनियन भी इस बारे में दी है ताकि वो अपने रीडर्स के माइंड में पैदा होने वाले तमाम क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से आंसर कर सके। जब वो कल्चर, इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब कर देता है, कल्चर, इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को डिफाइन करने के बाद वो ये कहता है कि इन तीनों चीज़ों का एक दूसरे के साथ लिंक है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। Bundle of definition of culture has been provided in Culture and Imperialism. It is because the author has referred to numerous writers. He does not only quote them due to their praiseworthy estimation, but also because he does agree with them. Let's see how he delineates culture, imperialism, and relationship between the two. जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एडवर्ड सईद ने कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से ऑथर्स के वर्क को, उनके कोट्स को कॉपी किया है, उनका हवाला दिया है। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इनकी जो किताबें हैं या इनके जो कॉल हैं वो तारीफ के काबिल हैं या बहुत ज़्यादा उन्हें सराहा जाता है, बल्कि इसके पीछे रीज़न ये है कि एडवर्ड सईद इनकी राय के साथ मुत्तफिक है। तो चलिए कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म को डिस्कस करने के बाद हम इनके रिलेशन को देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है। Clifford James' definition of culture. At the top of the list is Clifford James, who was an American anthropologist. He gives a very minute definition of culture. और वो definition क्या बयान करते हैं culture के बारे में? An ordered system of meaning and symbols in terms of which society, of which social interaction takes place, and a social system in the pattern of social interaction itself. अगर हम इस definition के लिहाज से देखें तो Clifford James culture की definition कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर जो सिस्टम होता है और जिस बिना पे जो सोसाइटी के लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उसे हम कल्चर कहते हैं। तो एक तरह से सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम है और सिस्टम किसे रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वो सोसाइटी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाती है, तो उसे हम कहते हैं कल्चर। दिस डेफिनेशन सीम्स टू बी वेग एंड अनक्लियर रेदर इनकम्प्लीट। कल्चर माइट बी एन ऑर्डर्ड सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन, बट दिस इज नॉट ओनली व्हाट कल्चर इज, इट इज मोर देन दैट। ही हैज entirely ignored the concept of customs, practice and beliefs, or perhaps he has tried to compress everything in a word, system and social interaction. Matthew Arnold definition.
Then comes Matthew Arnold, a cultural critic as well as a poet. He has a better definition of culture than Clifford James. According to him, culture is each society's reservoir of the best that has been known and thought. अब हम मैथ्यू अर्नल्ड की बात करते हैं जो कि जिसने कल्चर की डेफिनेशन को बयान किया है। और मैथ्यू अर्नल्ड ना सिर्फ एक कल्चर क्रिटिक है बल्कि एक पोइट भी है और उसने कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। उसके मुताबिक हर सोसाइटी के अंदर अपनी थॉट और अपनी जो सोच है उसका एक बेहतरीन ख़जाना होता है और उन्हीं सोचों के तहत और उन्हीं नॉलेज के तहत वो अपने माशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं जिसे हम कल्चर कहते हैं। ईच सोसाइटी एंड एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन प्रैक्टिसेस, दस एवरी सोसाइटी इज़ बेस्ट नोन फॉर दीज प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय मैथ्यू अर्नल्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हर जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं वो किसी न किसी एक मकसद को लेके या अपने जो उनकी जहन की सोचें होती हैं या अपनी रिलीजन प्रैक्टिस होती हैं उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारती हैं और उन्हीं ही रस्म व रिवाज के मुताबिक उन्हें जज किया जाता है, उसे हम कल्चर कहते हैं। द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय मैथ्यू अर्नल्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेट्स मेक इट मोर क्लियर थ्रू एन एग्जाम्पल। व्हेन समवन टॉक्स अबाउट नाइजीरियन सोसाइटी, देयर नॉर्म्स एंड लिविंग स्टाइल कम्स इन आवर माइंड। Igbo society automatically becomes the topic of our imagination. We think a society living in tribes. Each tribe has a leader. They worship a female goddess. They grow yams. And everyone has wives as per his status, etc. This is the case with other nations. One thing is necessary to be clear here. Matthew Arnold doesn't talk about religion. Hence, religion is not a culture. Nevertheless, it may be a part of culture. मैथ्यू अर्नल्ड ने कल्चर की जो डिफिनेशन बयान की है उसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम जिस तरह से एक सोसाइटी है, अगर हम नाइजीरियन सोसाइटी की बात करते हैं तो उसका नाम लेते हुए हमारे जहन में ईबो सोसाइटी का इमेज बनता है और हमारे जहन में आता है कि वो किस तरह से रस्म व रिवाज और किस तर्ज अमल की ज़िंदगी गुजारते होंगे। ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती है, एक इमेज सी बन जाती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि ये सोसाइटी कबाइल में रहती होगी और हर कबीला अपना एक लीडर रखता होगा। इसके अलावा ये लोग जो हैं फीमेल गॉडेस की पूजा करते होंगे, ये काश्तकारी करते हैं, याम्स उगाते हैं और हर एक बंदा अपने स्टेटस के मुताबिक वाइफ्स रख सकता है। यानी जो स्टेटस में ज़्यादा जिनका स्टेटस हाई होगा या वेल्थी लोग होंगे वो ज़्यादा बीवियाँ रखेंगे और वो जिनके पास इतनी दौलत नहीं होती और जो फाइनेंशियली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो उनके पास एक ही बीवी होगी। और ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि मैथ्यू अर्नल्ड ने जब कल्चर की बात की है तो उसमें उसने रिलीजन की बात नहीं की, क्योंकि मैथ्यू अर्नल्ड का कहना ये था कि रिलीजन एक कल्चर नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है, लेकिन बजाते खुद वो सिर्फ एक कल्चर नहीं है। कल्चर से मुराद बहुत सी चीजें हैं, यानी उसमें रिलीजन भी आ जाता है, उसमें रस्म व रिवाज भी आ जाते हैं, उसमें रहने सहने का तरीका भी आ जाता है और उसमें हमारे जितने भी आर्ट एग्रीकल्चर है और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो सिर्फ एक रिलीजन जो उनसे है उसे कल्चर कह देना गलत बात है, बल्कि हमारा जो रिलीजन है वो कल्चर का हिस्सा है। ओके, कल्चर बजाते खुद एक बहुत वसी टर्म है। If these two definitions are grabbed and put together, then the final definition of culture, according to Edward Said, culture is what a society best known and thought for, and it is order, system of meaning and symbols. अगर हम इन दोनों डेफिनेशन को जो कि क्लिफर्ड ने और मैथ्यू अर्नल्ड ने पेश की है, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो कल्चर की जो डेफिनेशन आती है वो ये है कि कल्चर किसी भी सोसाइटी के बेस्ट ख्यालात और बेस्ट थॉट्स का नतीजा है, जिस उन सोचों के मुताबिक कोई भी सोसाइटी अपने जो से हैं वो ज़िंदगी गुजारती है, उन्हीं असूलों उन्हीं ज़वाबित के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारती है, जो कि कल्चर के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। तो कल्चर बेसिकली किसी सोसाइटी के रस्म व रिवाज, उनकी सोचों का मजमूआ होता है। अब कल्चर को अच्छे तरीके से समझने के बाद हम इम्पेरियलिज्म की बात करते हैं कि इम्पेरियलिज्म क्या होता है। एडवर्ड सेड इज बेस्ट नॉन डिफाइनर ऑफ इम्पेरियलिज्म। ही वाज अ लिटरेरी फिगर, देयरफॉर व्हेनेवर अ डिफाइंस टर्म ही मेक्स अ रेफरेंस फ्रॉम लिटरेचर। While defining culture, he was referred many writers likewise to make his argument strong. He allows the names of many literary figures
Certain definition of imperialism in the eye of different writers mentioned in Culture and Imperialism are as under. अगर हम इम्पेरियलिज्म की बात करें तो एडवर्ड सईद ने इम्पेरियलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है। एडवर्ड सईद की सबसे जो अच्छी खूबी ये है कि जब भी वो किसी टर्म को डिफ़ाइन करते हैं तो वो लिटरेचर से उसका बहुत ज़्यादा रेफरेंस देते हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी कल्चर को जिस तरह से हमने पढ़ा कि जब उन्होंने कल्चर को डिफ़ाइन किया तो बहुत से राइटर्स का रेफरेंस दिया ताकि अपने आर्गूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें और एक तसल्ली बख्श जो उनसे जवाब हासिल किया जा सके। और इसी तरह जब वो इम्पेरियलिज्म को डिफ़ाइन करते हैं तो बहुत से राइटर्स के उनके आर्गुमेंट्स को भी लेते हैं। तो देखते हैं कि एडवर्ड सईद इम्पेरियलिज्म को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सोलोमन मॉडल ने इम्पेरियलिज्म की डेफिनेशन अपनी बुक का हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में किस तरह से बताई है। इम्पेरियलिज्म इज अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर बियॉन्ड इट्स ओन बॉर्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग अदर लैंड्स एंड अदर पीपल्स बाय एस्टैब्लिशिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर देम। उनके मुताबिक इम्पेरियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत कोई भी मुल्क अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे ममालिक के ऊपर काबिज आता है और न सिर्फ उनकी ज़मीन पे कब्जा करता है बल्कि उनकी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पावर पे कंट्रोल हासिल कर लेता है और इस तरह से उन पे काबिज होते हुए ना सिर्फ वहाँ की ज़मीन पे बल्कि उनके सकाफती और उनके इकोनॉमिक और सोशली लिहाज से भी उन पे काबिज आ जाता है। It is the best definition for imperialism, though it has been defined negativity. Imperialism has no positivity so far as its practice in the history is concerned. There is nothing new in the above said definition except the purpose exploiting other land. Solomon model believes that imperialism exploit the occupied land, so does Edward Said said. The definition Solomon model ने imperialism की definition बहुत अच्छे से explain की है और although के इसके negative असरात को भी इसने बयान किया है। और अगर हम पास्ट में देखें, हिस्ट्री के अंदर देखें तो इम्पेरियलिज्म के कोई भी पॉजिटिव असरात हमारे सामने नहीं आते। हाँ, इसके नेगेटिव असरात ज़रूर आते हैं कि जिस ज़मीन पे कब्ज़ा किया जाता है, जिस जगह पे कब्ज़ा किया जाता है तो उसे हर लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, माशी लिहाज से, सोशली लिहाज से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसी के मुताबिक इसका हवाला देते हुए एडवर्ड सईद कहते हैं, दिस डेफिनेशन इज़ इनफ टू डिफाइन इम्पेरियलिज्म। एडवर्ड सईद एक्सटेंड इट व्हाइल सेइंग दैट एवरी प्रैक्टिस अलाउड टू रूल डिस्टेंट टेरिटरीज इज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म को डिफाइन करते हुए एडवर्ड सईद कहते हैं कि इसका मतलब ये है तरह दूर दराज के इलाकों पे कब्जा करना इम्पेरियलिज्म ही कहलाता है। A real definition of culture and imperialism by Edward Said. Edward Said has something more to say. It was believed that imperialism was good for every country, rather imperialist country or imperialized country. It is technique to civilized to uncivilized nation. एडवर्ड सईद कहते हैं कि जिस तरह से कहा जाता है कि इम्पेरियलिज्म दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छी है, किस तरह से, यानी जिस कंट्री पे कब्ज़ा किया जाए और वो ममालिक जो कि कब्ज़ा कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह से वेस्टर्न ममालिक हैं, तो कहा जाता है कि ये इम्पेरियलिज्म दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छी होती है। यानी वो जो कि कब्ज़ा कर रहे होते हैं और वो जिन पे कब्ज़ा किया जा रहा होता है, दोनों के लिहाज से अच्छे हैं, क्योंकि इस तरह से जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उन लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, ठीक है। जब कि एडवर्ड सईद इस नुक्ता नज़र के बिल्कुल खिलाफ है। वो कहता है, he says that imperialism ruin a nation, its culture as well as its people. It can be witnessed in the post-colonial literature. The author has referred a novel in this regard, Heart of Darkness, which shows the real face of imperialism. एडवर्ड सईद इस नुक्ता नज़र के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और वो ये कहता है कि रियल में जो इम्पेरियलिज़म है वो नेशन को तबाह कर देती है, उसके कल्चर को, उनके लोगों के जितनी भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। अगर हम पोस्ट कॉलोनियलिज़म लिटरेचर को रीड करें, जिस तरह से नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस में इम्पेरियलिज़म के किस तरह से नेगेटिव असरात को बयान किया गया है, उसे क्लियरली तौर पर अंदाज़ा होता है, वाज़िह तौर पर हमें पता लगता है कि इम्पेरियलिज्म किसी भी तौर पे किसी मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों की ये रस्म व रिवाज को, उनकी इक़्तिसादी हालत को, उनकी माशी हालत को ख़राब कर देती है। Thus, Edward Said defined imperialism as barbaric act of brutality. Furthermore, imperialism has no concern for the welfare of the imperialized country, as clear in the following lines of the essay.
The economics were hungry for overseas market, raw materials and cheap labors and profitable land. तो एडवर्ड सईद इम्पेरियलिज्म को कहते हैं कि ये एक जारहाना रवैया है और एक वहशत और दरिंदगी की मिसाल है, क्योंकि इम्पेरियलिज्म के अंदर जो इम्पेरियलाइज कंट्री होते हैं, यानी वो कंट्रीज जिनके ऊपर काबिज आया जाता है, जिनके ऊपर कब्जा किया जाता है, उनकी वेलफेयर का ख्याल नहीं रखा जाता और किसी किस्म का कंसर्न से नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि वहाँ का जो मटीरियल है यूज़ किया जा सके, वहाँ की मार्केट्स को यूज़ किया जा सके और वहाँ के लोगों को एज अ चीप लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। वहाँ के जितने मटीरियल्स हैं, जितने भी वसाइल हैं, उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सके। उन मटीरियल को वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल इम्पेरियलिज्म का कोई फ़ायदा नहीं होता। जस्ट दे आर द टू पर्पस ऑफ इम्पेरियलिज्म। First was to gain territory and power, and the second was to gain profit from rich land of underdeveloped countries. This is what the actual definition of imperialism is. Moreover, Edward Said is the view that still there are the countries in the world who are being imperialized. However, it is not direct as it was in the present. तो बेसिकली इम्पेरियलिज्म के दो मेन मकसद होते हैं। एक ये है कि दूसरे ममालिक पे, यानी जिन पे कब्ज़ा किया जाए, वहाँ के इलाके को, वहाँ की पावर को कंट्रोल कर लिया जाए। दूसरा ये कि इम्पेरियलिज्म का ये मतलब होता है कि वहाँ में जितने भी रिच लैंड है, वहाँ के सोर्सेज को, वहाँ के ज़राए को, वसाइल को कंट्री होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअल में जो इम्पेरियलिज्म की यही डेफिनेशन है। और एडवर्ड सईद कहते हैं कि अभी भी इस ज़माने में भी इम्पेरियलिज्म राइज है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है। यानी पहले ज़माने में किस तरह से होता था कि एक कोई कंट्री है, यानी कि जिस तरह से ब्रिटिश कंट्री थी, तो वो क्या करते थे, जो ईस्ट कंट्रीज होगी उनके ऊपर काबिज आ जाते थे, वहाँ की ज़मीन को छीन लेते थे, वहाँ के जितने भी वसाइल हैं उन्हें अपने यूज़ में लाते थे, वहाँ के लोगों से मेहनत मजदूरी करवाते थे। एज अ रिटर्न उन्हें बहुत कम उजरत थी, वो बहुत कम दी जाती थी, जबकि वो उन्हीं लोगों को यूज़ करते हुए, वहीं के इलाके की चीज़ों को, उन्हीं के वसाइल को यूज़ करते हुए वो अपनी प्रोडक्ट बनाते थे और फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को महंगे दामों दूसरी मार्केट्स में बेच दिया करते थे। लेकिन अब इस तरह से नहीं हो, अब डायरेक्टली तौर पे इम्पेरियलिज्म नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से इम्पेरियलिज्म देखने में आती है। A real definition between culture and imperialism. It is important to discuss the relationship between culture and imperialism. Edward Said related to, though he directly does not say it, yet throughout the lecture he tries to prove that imperialism always impacts culture. तो एडवर्ड सेड के मुताबिक आज के दौर पे इम्पेरियलिज्म कहाँ देखी जा सकती है? इम्पेरियलिज्म के ज़रिए जो से दूसरे ममालिक के कल्चर पे कब्ज़ा किया जाता है, यानी उनके रहन सहन, उनके जो रस्म व रिवाज हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और दूसरा मुल्क अपने कल्चर को उस मुल्क पे मसलत कर देता है, इक़्तिसादी लिहाज से स्ट्रॉन्ग करके। जिस तरह से अभी हम देखते हैं अमेरिका को, कि अमेरिका इकनॉमिक लिहाज से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऑल दो जो उनसे है वो इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत से आसान इक़्तिसाद पे गरीब ममालिक को कर्जे देता है, लेकिन इसके नतीजे में ये शर्त रखी जाती है कि उस मुल्क के जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाएंगी वो उसी तर्ज़ अमल पे होंगी जो कि अमेरिका चाहेगा। इसी तरह अमेरिका के देखें कि बहुत ज़्यादा जो कल्चर है वो हमारे कल्चर के ऊपर गालिब आ चुका है। तो आज के दौर पे इम्पेरियलिज्म की शेप ये हो गई है कि एक मुल्क जब अपने कल्चर को दूसरे मुल्क के कल्चर पे डोमिनेट कर देता है और सारे उसी को फॉलो करते हैं, और दूसरा ये कि इकनॉमिक लिहाज से भी वो कंट्री मजबूत होता है, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग जो बैकवर्ड कंट्रीज होते हैं वो उसके हर हुक्म को मानते हैं। लेकिन इसके नतीजे में क्या होता है कि डेवलपिंग जो कंट्रीज होते हैं, जो बैकवर्ड कंट्रीज होते हैं, उनकी अपना कल्चर, अपना रहन सहन, अपनी सोच, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। Edward Said had experienced life from every perspective. After studying a lot of books, he became a man of letter, especially in the field under discussion. He can explain any topic, but a writer can illustrate best what he himself has experienced in his life. Having a background of imperialized country, he knows the drawback of imperialism, which is a sick practice of man, a nation valueless. तो बेसिकली देखा जाए तो कोई भी राइटर अपनी सोचों को उस तभी बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है जब वो खुद उसने अपनी लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस किया है। चूँकि एडवर्ड सईद एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करते थे जहाँ पे उसने इम्पेरियलिज्म को खुद एक्सपीरियंस किया है, उसके नेगेटिव असरात उसने फील किया है, तो यही वजह है कि एडवर्ड सईद इस मामले में, यानी कल्चर और इम्पेरियलिज्म को लिखने में, उसको समझने में, उसको डिस्क्राइब करने में बेस्ट माने जाते हैं।
To sum up, according to Edward Said, culture is the identification of a country. Imperialism, on the other hand, is more than greed of power, resources and land. Therefore, it ruins the identification culture. तो कहा जाए तो एडवर्ड सेड के मुताबिक कल्चर किसी भी मुल्क की शनाख्त है, यानी हम कल्चर के ज़रिए से ही देखते हैं कि एक सोसाइटी किस तरह से ज़िंदगी गुजारती है, तो उसकी असल शनाख्त कल्चर ही होता है। जबकि दूसरी तरफ एम्पेरियलिज़म को देखें तो वो सिर्फ एक भूख है, और भूख भी किसकी है? पावर को बढ़ाने की भूख, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की भूख, अपनी ज़मीन को बढ़ाने की भूख, और जिसके ज़रिए से हम दूसरे कल्चर को, दूसरी सोसाइटीज़ के कल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।